हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका लक्ष्य IAS PCS में। और दोस्तों, आज की जो आपकी क्लास है वो आपकी क्लास हम पॉलिटी में जो सेकंड चैप्टर है, संविधान की प्रमुख विशेषताएं, उसे कवर करेंगे। ठीक है, आ रही है मेरी आवाज़ आप लोगों को सही से? देखो, संविधान की विशेषताओं में हम देखेंगे कि जो भारत का संविधान है, जो संविधान सभा द्वारा निर्मित हुआ, उसमें जो प्रमुख विशेषताएं थी वो क्या थी, इन चीज़ों को हम जानेंगे। और भारत का जो संविधान है वो विभिन्न देशों के जो संविधानों की या वहाँ के जो कानून हैं उनकी अच्छी अच्छी बातें सारी भारतीय संविधान में शामिल की गई हैं। तो कभी कभी भारतीय संविधान पर ये कुछ लोगों के द्वारा आरोप लगाया जाता है कि भारत का जो संविधान है वो विदेशों से उधार लिया हुआ या विदेशों की नकल है, विदेशों के संविधान की। तो इस संदर्भ में डॉक्टर अम्बेडकर ने खुद कहा था कि भारत का संविधान विदेशी संविधानों की नकल नहीं है, बल्कि विभिन्न देशों में जो अच्छे प्रावधान थे, हमने उन्हें भारतीय जो स्थिति थी उस समय, भारतीय जो आपके पास सोसाइटी में या भारतीय कानून, भारतीयों के हिसाब से वो कानून कितने सही हैं कितने गलत हैं, उन सारी व्यवस्थाओं में हमने देखा और उन कानूनों को भारतीय संदर्भ में हमने चेंज कर कर भारतीय संविधान के अंदर उन्हें एडॉप्ट किया। डॉक्टर अंबेडकर ने ये खुद बोला है कि भारतीय संविधान किसी की नकल नहीं है, बल्कि जो अन्य संविधानों में अच्छे प्रावधान थे और वो भारतीयों के हिसाब से या भारत की स्थिति के संदर्भ में कितने सही बैठते हैं, उस चीज़ को देखते हुए अन्य संविधानों के जो अच्छे प्रावधान हैं उन्हें भारतीय संविधान में शामिल किया गया, भारतीय स्थितियों के अनुसार। ठीक है, तो भारतीय संविधान में यही बात है कि हमारे यहाँ जो देश की संवैधानिक और प्रशासनिक व्यवस्था है, ठीक है नहीं, वो भारतीय संविधान के अनुसार चलती है। तो इसलिए भारत का जो संविधान है वो एक केवल संविधान नहीं है, बल्कि देश की संवैधानिक या प्रशासनिक पद्धति का जो महत्वपूर्ण आपके पास संबंध है वो भी भारतीय संविधान से जुड़ा हुआ है। क्योंकि संविधान में देश की संवैधानिक और प्रशासनिक पद्धति को आगे ले जाने के प्रावधान हैं, इसलिए भारतीय संविधान को वैज्ञानिक संहिता भी कहा जाता है भारत के संदर्भ में। ठीक है नहीं, क्योंकि प्रशासनिक और संवैधानिक महत्वपूर्ण पहलू इस भारत के संविधान में शामिल हैं। दूसरी बात ये आती है कि भारतीय जो संविधान है आपके पास, उसमें ऐसे विशिष्ट लक्षण, ऐसे बहुत सारी बातें हैं जो हमने अन्य संविधानों से ली हुई हैं और अन्य संविधानों से हमारे संविधान को पृथक भी करती हैं, पृथक पहचान भी देती है। भारतीय संविधान ऐसा नहीं है कि विदेशों के संविधान की नकल है सीधी, बहुत सारे प्रावधान ऐसे हैं जो भारतीय संविधान को अन्य संविधानों से अलग करते हैं। एक भारतीय संविधान की एक विशेषता ये भी है कि हमारे संविधान में एक मूल संरचना का प्रावधान है। मूल संरचना क्या है, ये न्यायपालिका बताता है और न्यायपालिका ने कहा है कि कई सारे आपके पास जो विषय हैं उन्हें न्यायपालिका ने मूल संरचना में शामिल किया है। और मूल संरचना संविधान का वो पार्ट है जिसमें संसद जो है परिवर्तन नहीं कर सकती। अगर संसद उसमें परिवर्तन करती है तो वो कोई भी आपके पास कानून जो मूल संरचना में शामिल विषय हैं, ठीक है, उसमें अगर संसद परिवर्तन करना चाहे तो वो कानून केवल वहीं तक सही रहेगा जहाँ तक वो मूल संरचना के विषयों को आपके पास टच ना कर रहा हो। ठीक है नहीं, या मूल संरचना के विषय में किसी प्रकार का कोई परिवर्तन नहीं हो रहा हो। अगर कोई भी संसद का कोई भी कानून जो मूल संरचना के विषय के संदर्भ में आपके पास, न्यायपालिका उसका परीक्षण करती है। अगर वो मूल संरचना के विषयों का उल्लंघन करता है तो न्यायपालिका जो है उस कानून को असंवैधानिक घोषित कर सकती है। अब बात आती है कि मूल संरचना का जो प्रावधान है भारतीय कॉन्स्टिट्यूशन में शामिल कहाँ से किया गया, ये आपको विशेष रूप से याद रखना है। देखो दोस्तों, मैं आपको एक बात बताऊं कि हम ये जो मैं आपको पढ़ा रहा हूँ ये एसएससी लेवल, पीसीएस, किसी भी स्टेट का आप पीसीएस दोगे यहाँ से आप अच्छा कर लोगे।
एसएससी लेवल, कोई भी एसएससी का एग्ज़ाम है या वन डे एग्ज़ाम है कोई भी, वहाँ आप अच्छा कर लोगे। लेकिन यूपीएससी के लिए आपको थोड़ा सा डीपली पढ़ना पड़ेगा। और बस ये है कि इसके माध्यम से आप यूपीएससी के लिए भी क्विक रिवीजन कर सकते हो, ठीक है नहीं। तो हम कोशिश करेंगे थोड़ा जल्दी करने की, आगे बढ़ने की। मूल संरचना का जो संविधान में प्रावधान है वो केशवानंद बनाम केरल भारती, केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य है। 1973 में ये आपके पास ये जो केस था, उसके तहत न्यायपालिका ने मूल संरचना का संविधान में प्रावधान किया और बहुत सारे विषय मूल संरचना के अंदर डाल दिए और ये कह दिया कि संसद भारतीय संविधान को के बड़े भाग में संसद परिवर्तन कर सकती है, लेकिन संसद द्वारा बनाया गया कानून मूल संरचना में जो शामिल विषय हैं उनमें संसद किसी प्रकार का परिवर्तन नहीं कर सकती। अगर उसमें संसद कोई भी परिवर्तन करने की कोशिश करती है तो वो कहीं ना कहीं आपके पास न्यायपालिका की जो न्यायिक समीक्षा के दायरे में वो चीज़ें आ जाएगी। अगर न्यायपालिका को लगेगा कि ये मूल संरचना को नुकसान पहुंचा रहा है कानून, तो न्यायपालिका उस कानून को असंवैधानिक घोषित कर देगी, ठीक है नहीं। तो ये सारी चीज़। उसके बाद आपके पास सुप्रीम कोर्ट की जो बेंच ने केशवानंद भारती मामला दिया था, 13 सदस्यीय बेंच ने दिया था, ये भी आपको याद रख लेना थोड़ा सा। और संसद, ये कहा गया सुप्रीम कोर्ट के द्वारा कि संसद द्वारा किसी भी स्थिति में संविधान की मूल संरचना में बदलाव नहीं किया जा सकता। यानी कि संसद संविधान के बड़े भाग को परिवर्तित कर सकती है संविधान संशोधन के माध्यम से या सामान्य संशोधन के माध्यम से, लेकिन जो मूल संरचना के अंदर विषय हैं उनमें कोई भी किसी प्रकार का बदलाव नहीं किया जा सकता, ठीक है नहीं। तो ये आपके पास कॉन्स्टिट्यूशन में, मतलब ये जो प्रावधान है मूल संरचना का, 13 सदस्य जो न्यायाधीश हैं उनकी बेंच ने ये दिया और ये आज तक बना हुआ है। और आज अब ये स्थिति यही है कि संसद संविधान के बड़े भाग को परिवर्तित कर सकती है, लेकिन मूल संरचना में जो विषय हैं उनमें परिवर्तित नहीं कर सकती। बहुत सारे विषय हैं मूल संरचना में, वो मैं आएगा इसमें जब हम पढ़ेंगे मूल संरचना वाले पार्ट को, या इस टाइप का केशवानंद भारती मामला कुछ आएगा, वहाँ ये चीज़ें आ जाएंगी, ठीक है नहीं। उसके बाद भारत के संविधान में हम देखेंगे कि किस देश के संविधान से भारत के संविधान में कौन कौन सी बातें ली गई हैं। जल्दी जल्दी मैं बताता हूँ आपको थोड़ी जानकारी भी होगी कि भारत का जो संविधान था, हम चूँकि अंग्रेज़ों के गुलाम थे और अंग्रेज़ों के टाइम पर जो प्रशासनिक व्यवस्था चल रही थी वो भारत शासन अधिनियम 1935 के अंतर्गत बहुत सारे प्रावधान भारत में लागू थे और हमारे यहाँ की जो प्रशासनिक व्यवस्था है वो इसी अधिनियम के अंतर्गत आपके पास कंटिन्यू थी। और जैसे ही अंग्रेज़ों ने भारत को सत्ता का हस्तांतरण किया, शक्ति का हस्तांतरण किया, तो चूँकि हमारे यहाँ के जो उस समय नेता थे या प्रशासनिक मशीनरी थी, वो आपके पास भारत शासन अधिनियम के अंतर्गत जो नियम थे उन्हीं के अनुरूप जो है चल रहा था। तो प्रशासन की सरलता के लिए जो देश के संविधान निर्माता थे उन्होंने भारत शासन अधिनियम 1935 के एक बड़े भाग को संविधान में शामिल कर लिया, प्रशासनिक व्यवस्था में को मतलब कंटिन्यू रखने के लिए आ गया। इसलिए हमारे यहाँ जो संघीय तंत्र है, राज्यपाल का कार्यालय है या लोक सेवा आयोग है, प्रशासनिक विवरण है, वो सारे हमने भारत शासन अधिनियम 1935 से लिए हैं। तो वहीं ब्रिटेन का जो संविधान है, क्योंकि हम पर अंग्रेजों का शासन था तो लिहाजा सारी प्रशासनिक व्यवस्था उनके अनुरूप थी जैसा कि ब्रिटेन में होता था। इसलिए हम लोगों ने अध्यक्ष, क्योंकि ब्रिटेन में संसदीय प्रणाली है, यहाँ पर आपके पास एक संसद होती है जो कानूनों का निर्माण करती है और राज्य का जो प्रमुख होता है वो नामात्र का प्रमुख होता है। जैसे अमेरिका में, ब्रिटेन में तो वहाँ के राजा हैं, जो वहाँ गणतंत्र नहीं है, वहाँ का राजा जो है वंशानुगत होता है। लेकिन भारत में हमने संसदीय प्रणाली को अपनाया ब्रिटेन की तरह। तो हमारे यहाँ क्या है, राष्ट्रपति राज्य का प्रमुख है, नामात्र का प्रमुख है, लेकिन वास्तविक शक्ति जो है राष्ट्रपति की
उसका यूज कौन करता है? प्रधानमंत्री। तो हमारे यहाँ संसदीय प्रणाली है, 2 सदन है केंद्र में, लोकसभा राज्यसभा, और संसद का काम होता है कानून बनाने का। स्वतंत्र न्यायपालिका की व्यवस्था है हमारे संविधान में। और भारत अब मतलब ब्रिटेन की तरह भारत में विधि का शासन यानी कानून का शासन भी है। यानी कि हमारे यहाँ जो व्यवस्था है प्रशासनिक, सब कुछ कानून से चल रहा है, कानून का शासन है, कोई भी कानून से ऊपर नहीं है। ठीक है नहीं। एकल नागरिकता, भारत में एकल नागरिकता है। आप चाहे किसी भी स्टेट के निवासी हों, लेकिन आप भारत के नागरिक हैं। ठीक है नहीं। जबकि अमेरिका में दोहरी नागरिकता का प्रावधान है। वहाँ स्टेट की नागरिकता अलग होती है और जो अमेरिका देश है केंद्र, वहाँ की नागरिकता अलग है। तो वहाँ दोहरी नागरिकता का प्रावधान है कि वहाँ का व्यक्ति उस स्टेट का भी नागरिक होता है और अमेरिका का भी नागरिक होता है। लेकिन हमारे यहाँ ऐसा व्यवस्था नहीं है। हमारे यहाँ भारत में कहीं भी जन्मा कोई भी व्यक्ति हो या भारत के किसी भी स्टेट में निवास करने वाला भारत का नागरिक हो, वो भारत का नागरिक होगा, ना कि उस स्टेट का, मतलब केवल इंडिया का नागरिक। हमारे यहाँ जो कैबिनेट व्यवस्था है, चूँकि हमने संसदीय प्रणाली को ब्रिटेन से लिया, तो कैबिनेट व्यवस्था की भी प्रणाली हमने वहाँ से ली है। संसदीय विशेषाधिकार भी वहीं से हमने लिए हैं। द्विसदनीय प्रणाली भी वहीं से लिए। केंद्र में 2 सदन होंगे, लोकसभा राज्यसभा। और रिट जारी करने का अधिकार, यानी कि जो कोर्ट है उसका रिट जारी करने का अधिकार, जो आर्टिकल 32, ठीक है नहीं, आर्टिकल जो 32 है मूल अधिकार हमारा, उसके तहत कोर्ट 5 प्रकार की रिट जारी कर सकता है। तो रिट जारी करने का अधिकार भी हमने ब्रिटेन से लिया है। देखो, 2 टाइप की शासन प्रणाली होती है, एक संसदीय प्रणाली, एक अध्यक्ष प्रणाली। संसदीय प्रणाली में राष्ट्रपति नामात्र का प्रमुख होता है और उसकी शक्तियों का जो सही रूप में उपभोग करता है वो प्रधानमंत्री करता है। तो भारत में संसदीय प्रणाली। लेकिन एक दूसरी होती है अध्यक्ष प्रणाली। अध्यक्ष प्रणाली में क्या होता है? राष्ट्रपति जो होता है वो पावरफुल होता है। राष्ट्रपति के हाथ में बहुत सारी पावर होती है, जैसा कि अमेरिका में, फ्रांस वगैरह में। लेकिन भारत में संसदीय प्रणाली को अपनाया। अब ये सारी बातें हमने ब्रिटेन से ली, तो लिहाज अब हम देखेंगे कि हमने संयुक्त राज्य अमेरिका से क्या लिया। तो यहाँ तक आपके समझ में आ रहा है? कुछ पूछना है यहाँ तक? क्यों भाई सिंपी, यहाँ तक क्लियर है? अब हम देखेंगे संयुक्त राज्य अमेरिका से हमने क्या लिया है। तो संयुक्त राज्य अमेरिका से हमने मौलिक अधिकार लिए हैं, स्वतंत्र न्यायपालिका है, राष्ट्रपति पर महाभियोग है। ठीक है नहीं। मौलिक अधिकार, क्योंकि देखो अमेरिका ब्रिटेन से, भारत से पहले आज़ाद हुआ और उस समय वहाँ पर अधिकारों की बात की गई, तो मौलिक अधिकार, उनका संविधान भी हमसे पहले बना, तो वहाँ से हमने मौलिक अधिकार लिए। स्वतंत्र न्यायपालिका की व्यवस्था, राष्ट्रपति पर महाभियोग कि राष्ट्रपति को कैसे हटाया जाए, क्योंकि वहाँ अध्यक्ष प्रणाली है। न्यायिक समीक्षा, न्यायिक समीक्षा भी हमने वहाँ से ली कि न्यायालय संसद के कानूनों की न्यायिक समीक्षा कर सकता है कि कोई कानून संविधान के हिसाब से है या नहीं। उसके बाद सर्वोच्च न्यायालय के जो न्यायाधीश होते हैं उन्हें हटाने की व्यवस्था, संविधान की सर्वोच्चता और प्रस्तावना। प्रस्तावना भी हमने कहाँ से ली है? अमेरिका से। प्रस्तावना अमेरिका से ली, लेकिन प्रस्तावना की भाषा कहाँ से ली है? ऑस्ट्रेलिया से। ये आ रहा भी सिंपली आपके समझ में? मेरी आवाज़ जा रही है आप तक? ये सो गए आप लोग? चलो, पता नहीं आवाज़ नहीं जा रही क्या, कोई बात नहीं। देखो आयरलैंड के संविधान से हमने क्या लिया है? आयरलैंड के संविधान से हमने लिया है राज्य के नीति निर्देशक तत्व। राज्य के जो नीति निर्देशक तत्व हैं वो हमने आयरलैंड के संविधान से लिए। राष्ट्रपति चुनाव की प्रक्रिया, राष्ट्रपति का चुनाव कैसा होगा? एकल संक्रमणीय मत प्रणाली द्वारा होता है भारत में। ये व्यवस्था हमने आयरलैंड से ली है। राज्यसभा के सदस्य जो नॉमिनेट होते हैं राज्यसभा में, 12 सदस्य जिन्हें राष्ट्रपति नॉमिनेट करता है, जो साहित्य, कला, विज्ञान इन क्षेत्रों से होते हैं, समाज सेवा आदि क्षेत्रों से होते हैं। ये जो व्यवस्था है ये भी हमने आयरलैंड से ली है। उसके बाद
दक्षिण अफ्रीका के संविधान से हमने ली है संविधान संशोधन की प्रक्रिया। संविधान में जो आपके पास क्या मतलब किस प्रकार से संविधान को संशोधित किया जा सकता है, और राज्यसभा सदस्यों का जो चुनाव है ये हमने दक्षिण अफ्रीका के संविधान से लिया है। ऑस्ट्रेलिया के संविधान से हमने क्या लिया है, ऑस्ट्रेलिया के संविधान से हमने लिया है एक तो प्रस्तावना की भाषा जो मैंने आपको बताई, एक हमने लिया है समवर्ती सूची। समवर्ती सूची क्या होती है, जो संविधान की अनुसूची 7 है उसमें राज्य और केंद्र के मध्य विषयों का बंटवारा है अनुसूची 7 में, और केंद्र और राज्य के मध्य जो विषयों के बंटवारे में 3 प्रकार के आपके पास सूची है। एक केंद्र सूची, केंद्र सूची के विषय पर केंद्र सरकार कानून बना सकती है। एक राज्य सूची, राज्य सूची के विषय पर राज्य सरकार कानून बना सकती है। एक होती है समवर्ती सूची, यानी कि ये वो सूची होती है इसमें वो विषय शामिल होते हैं जिस पर केंद्र सरकार भी कानून बना सकती है और राज्य सरकार भी। लेकिन किसी भी प्रकार के टकराव की स्थिति में केंद्र सरकार का जो कानून है उसे वरीयता दी जाती है। दूसरा आपके पास एक प्रावधान लिया है तो समवर्ती सूची जो है वो आपने ऑस्ट्रेलिया से ली है, और एक अपशिष्ट शक्तियाँ होती हैं। अपशिष्ट शक्तियाँ जो हैं वो केंद्र में निहित होती हैं जो इन तीनों सूचियों से अलग होती है, ये भी आपको याद। राज्यों मतलब आपके पास समवर्ती सूची, केंद्र राज्य के बीच संबंध, केंद्र और राज्य के बीच जो रिलेशन है वो भी हमने कहाँ से लिया है, ऑस्ट्रेलिया। शक्तियों का विभाजन, क्या शक्तियाँ का विभाजन, यानी कि राज्य की अलग शक्तियाँ हैं, केंद्र की अलग शक्तियाँ हैं, ये जो शक्तियों का विभाजन है वो भी हमने ऑस्ट्रेलिया से लिया है। संसद की जो संयुक्त बैठक है, यानी अगर कोई विधेयक लोकसभा में पास हो जाता है राज्यसभा में पास नहीं होता, लोकसभा राज्यसभा में किसी प्रकार का टकराव होता है तो राष्ट्रपति संयुक्त बैठक बुला सकता है, नहीं, और राष्ट्रपति जब संयुक्त बैठक बुलाता है वहाँ पर मतदान होता है और जिसके सदस्य ज़्यादा होते हैं वो साइड जीत जाती है। तो संयुक्त बैठक का जो प्रावधान है वो हमने ऑस्ट्रेलिया के कॉन्स्टिट्यूशन से अडोप्ट किया, ठीक है नहीं। कनाडा के आपके पास कॉन्स्टिट्यूशन से हमने क्या लिया है, कनाडा के कॉन्स्टिट्यूशन से हमने लिया है शक्तिशाली केंद्र। शक्तिशाली जो केंद्र की व्यवस्था है वो हमने कनाडा के संविधान से लिया है। और अपशिष्ट शक्ति, जो मैंने आपसे बताया था कि ऐसी शक्तियाँ जो ना तो केंद्र की सूची में है ना राज्य की सूची में है और ना ही वो समवर्ती सूची में है, ऐसी शक्तियाँ हमने कहाँ से लिया है, कनाडा से। और किसे मिली हैं ये, केंद्र सरकार, केंद्र में नहीं थे, ठीक है नहीं। राज्यपाल की नियुक्ति, क्योंकि कनाडा के संविधान जो है सशक्त केंद्र की बात करता है, इसलिए राज्यपाल की जो नियुक्ति है वो भी हमने कनाडा के संविधान से ली है। और सर्वोच्च न्यायालय का जो परामर्शदायी अधिकार है आर्टिकल 142, ये भी हमने जो है विचार कहाँ से लिया है, कनाडा से, ठीक है। ये आपके पास और किस देश के संविधान से हमने क्या लिया है, जर्मनी का संविधान। जर्मनी के संविधान से हमने लिया आपातकाल के दौरान मौलिक अधिकारों का निलंबन कैसा होता है, ये हमने जर्मनी से लिया है। यूएसएसआर से हमने क्या लिया है, यूएसएसआर से हमने लिया है जिसे वर्तमान में रूस है, उस समय यूएसएसआर था, मध्य एशिया के जो कई देश शामिल थे रूस के साथ, और उनका संगठन पूरा ये यूएसएसआर का। तो वहाँ से हमने मौलिक कर्तव्य लिए हैं। और प्रस्तावना में जो न्याय, आर्थिक सामाजिक न्याय की बात है और राजनीतिक न्याय, ये भी हमने यूएसएसआर के कॉन्स्टिट्यूशन से लिया है। फ्रांस के संविधान से हमने जो है गणतंत्रात्मक व्यवस्था, ये क्या है भाई, गणतंत्रात्मक व्यवस्था, ये वो व्यवस्था होती है जब राज्य का प्रमुख जनता के द्वारा चुना। तो जिस देश में आपके पास राज्य का प्रमुख जनता के द्वारा चुना जाता है तो वहाँ होती है गणतंत्रात्मक व्यवस्था। प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से चुना जाए, जैसे हमारे यहाँ राष्ट्रपति है तो हमारे राष्ट्रपति जनता के द्वारा चुना जाता है मगर अप्रत्यक्ष रूप से। जनता राष्ट्रपति के चुनाव में सीधे भाग नहीं लेती, बल्कि जनता जो है लोकसभा के सदस्य
और राज्यसभा के सदस्य, सॉरी, विधानमंडल के जो सदस्य हैं उन्हें चुनती है। और वो लोग जो है जनता, लोकसभा नहीं, दोनों, मतलब संसद के सदस्य, लोकसभा राज्यसभा, और विधानमंडल के सदस्य जो हर स्टेट असेंबली के जो सदस्य होते हैं, जनता उन्हें चुनती है और वो लोग हमारे प्रतिनिधि के रूप में राष्ट्रपति के काम में भाग लेते हैं। इसलिए भारत में जो राज्य का प्रमुख है यानी राष्ट्रपति, जनता के द्वारा अप्रत्यक्ष रूप से चुना जाता है। इसलिए भारत में गणतंत्र है। जबकि ब्रिटेन में क्या होता है, राजा जो होता है, वहाँ का जो कॉन्स्टिट्यूशनल हेड होता है वो वंशानुगत होता है, वहाँ राजतंत्र, ठीक है नहीं, ये सारी व्यवस्था। और एक स्वतंत्रता, समता और बंधुत्व, ये जो तीन आदर्श हैं हमने ये फ्रांसी क्रांति से या फ्रांस से लिए, ये आपको याद रखें। जापान के संविधान से हमने विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया, ये हमने जापान से एडोप्ट। तो ये महत्वपूर्ण आपके पास बातें थी जो हमने दूसरों के संविधानों से एडोप्ट की हैं, ठीक है। कुछ हम देखेंगे संविधान की विशेषताएं, ठीक है। अभी तक तो हमने ये सारा डिस्कस कर लिया, अब हम संविधान की विशेषताओं को समझ में आ रहा भी आप लोगों की। कहाँ चले गए थे भी सिंपी? मैंने कई बार आपसे पूछा, सो गए थे क्या? कई बार बोला, आपको आवाज ही नहीं है। देखो, भारतीय संविधान की प्रमुख विशेषता, ये जितना पढ़ा है आपको समझ में आया सब? संविधान की प्रमुख विशेषताएं, और विशेषता में और क्या बातें हैं? एक तो ये है कि हमारा जो संविधान है, मूल संविधान में 395 अनुच्छेद थे, 22 भाग थे, 8 अनुसूची, जो मूल संविधान था। वर्तमान में कितने हैं? 470 अनुच्छेद हो चुके हैं, 12 अनुसूचियाँ हो चुकी हैं, और भाग जो है, जो महत्वपूर्ण भाग 22 ही हैं, लेकिन गिनती के हिसाब से 25 भाग, ठीक है नहीं। तो अगर आता कि काउंटिंग के हिसाब से तो 25 है, वैसे आपके पास 22 ही भाग हैं एक प्रस्ताव में। ये बातें आपको याद रखनी। उसके बाद हमारे यहाँ राज्यों के लिए भी और केंद्र के लिए भी, यानी पूरे भारत टेरिटरी के लिए केवल एक ही सब कॉन्स्टिट्यूशन, जबकि अमेरिका में क्या है, राज्य का अलग है और केंद्र का अलग है, वहाँ अलग अलग संविधान है। पहले हमारे यहाँ जैसे जम्मू कश्मीर में था, जम्मू कश्मीर का अलग कॉन्स्टिट्यूशन है, भारत का अलग है, ठीक है नहीं। लेकिन धारा 370 जब से हटी है, अब भारत का जो संविधान है वो पूरी भारतीय टेरिटरी को में आपके पास लागू होगा। अगर भारत के संविधान के जो निर्माता उन्होंने प्रशासनिक विषयों से संबंधित जो महत्वपूर्ण प्रावधान है, वो ज़्यादातर प्रावधान भारत शासन अधिनियम 1935 से ही ले लिए गए, ठीक है नहीं। उसके बाद भारतीय संविधान की एक विशेषता ये है कि भारत का जो संविधान है वो कठोर भी है और लचीला भी। लचीला क्यों है? क्योंकि भारतीय संविधान में साधारण बहुमत से भी परिवर्तन किया जा सकता है, यानी कि आपके पास साधारण बहुमत का मतलब कुल संख्या का आधे से एक अधिक। अगर आपके पास कोई भी मतलब विधेयक पारित होना है, जितने सदन में सदस्य हैं उनकी आधी से संख्या से एक वोट अगर मतलब एक वोट भी ज़्यादा है तो वो आपके पास विधेयक पारित हो जाए। यानी कि अगर 100 सदस्य हैं तो विधेयक को पारित कराने के लिए 51 सदस्यों का वोट चाहिए। तो हमारे यहाँ आपके पास कोई भी कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट होता है वो साधारण बहुमत से भी हो जाता है। इस संदर्भ में तो भारतीय संविधान लचीला है। और कठोर क्यों है? क्योंकि अगर संघीय प्रणाली से संबंधित कोई विषय होता है उसमें परिवर्तन करना है तो उसमें आपके पास वो परिवर्तन होगा अनुच्छेद 368 के तहत। और इसमें ये प्रावधान है, अनुच्छेद 368 के तहत कोई भी अगर संशोधन होता है तो उस संशोधन को संसद के जो सदस्य दोनों सदन हैं उसमें 2/3 बहुमत से पारित होना चाहिए, पहली शर्त। दूसरी शर्त, अगर वो मामला राज्यों से जुड़ा हुआ है तो आधे से अधिक राज्यों की जो असेंबली हैं
उनका अनुसमर्थन होना चाहिए, आधे से ज़्यादा राज्य, ठीक है नहीं, उनका अनुसमर्थन भी चाहिए, यानी कि उनकी स्वीकृति चाहिए। इस संदर्भ में भारतीय संविधान कठोर, क्योंकि ये काफ़ी जटिल प्रक्रिया है कि दोनों संसद के दोनों सदनों में 2/3 बहुमत लाना, जिसे विशेष बहुमत बोला जाता है, और फिर अगर राज्यों से संबंधित या संघीय व्यवस्था से संबंधित प्रावधान है कोई भी, ठीक है नहीं, तो उसमें आधे से ज़्यादा राज्यों की अनुसमर्थन की जरूरत भी पड़ती है उस विधेयक को पास होने। इस संदर्भ में भारतीय संविधान कठोर है, यानी कि भारतीय संविधान में आसानी से इस संदर्भ में संशोधन नहीं कर सकता, इसलिए कठोर। तो हमारा जो संविधान है वो कठोरता और लचीलेपन दोनों का मिश्रण है। भारतीय संविधान में अभी तक कितने मतलब संशोधन हो चुके हैं? 105 105 जो है अभी तक संशोधन हो चुके हैं शुरू। उसके बाद अगर हम देखेंगे एक विशेषता भारतीय संविधान की विशेषता ये है, संघीय व्यवस्था की विशेषता है, यानी कि वो कौन सी बातें हैं जो भारतीय संविधान की संघीय व्यवस्था को शो करती हैं। एक तो है दो सरकारें, यानी हमारे यहाँ दो सरकारें होती हैं, केंद्र की सरकार अलग होती है और राज्य की सरकार अलग होती है। तो ये जो दो सरकारों की व्यवस्था है ये कहीं ना कहीं संघीय व्यवस्था की व्यवस्था है, संघीय व्यवस्था की विशेषता। शक्तियों का विभाजन, हमारे शक्तियों का विभाजन है, राज्य की अपनी अलग सूची है विषयों की, तो वो कानून बनाने की पूर्ण पावर है, अलग शक्ति है, और केंद्र सरकार की अलग सूची है, जैसे केंद्र सूची कहते हैं, उसमें जो संबंधित विषय हैं उस पर कानून बनाने की शक्ति। हमारे यहाँ लिखित संविधान है, सारी बातें हमारे यहाँ लिखित हैं, कोई भी आपके पास कानून संविधान का उल्लंघन नहीं कर सकता। द्विसदनीय प्रणाली है, नहीं चाहे केंद्र हो या राज्य है, दो सदन होते हैं, तो केंद्र में लोकसभा राज्यसभा होती है, ऐसे ही स्टेट में विधानसभा और विधान परिषद होती है। कुछ राज्यों में जो है अभी विधानसभा ही है, केवल आपके पास कुछ ही राज्यों में द्विसदनीय। संविधान की हमारे सर्वोच्चता है, संविधान सर्वोच्च कानून है, संविधान से ऊपर कोई भी नहीं। भारत का सर्वोच्च कानून क्या है? कॉन्स्टिट्यूशन। तो ये सारी जो बातें हैं वो संघीय व्यवस्था से संबंधित। तो अगर क्वेश्चन आ जाता है कि निम्नलिखित में से कौन सी विशेषताएं संघीय व्यवस्था को दर्शाती हैं, तो आप ये तीन ये लिख दिए, एक लिख दिए एकता वाली, क्वेश्चन बना दिए। तो आपको ये ध्यान रखना है। एकात्मक प्रणाली की क्या विशेषताएं? एकात्मक प्रणाली में क्या होता है, यानी कि केंद्र पावरफुल हो जाता है। वस्तु में तो ये याद रखना कि संघीय व्यवस्था की बात आती है तो पावर के डिस्ट्रीब्यूशन की बात है, और अगर एकात्मक व्यवस्था की बात आती है तो केंद्र जो है वो पावरफुल हो जाता है। एकात्मक व्यवस्था में क्या है? शक्तिशाली केंद्र, केंद्र पावरफुल हो। एकल संविधान, चाहे भारत के नागरिक हो या एकात्मक, बिल्कुल एक कर रहा है भारत को। एकल नागरिकता, एकीकृत न्यायपालिका, एकीकृत न्यायपालिका है, यानी टॉप पर आपके पास एससी है, सुप्रीम कोर्ट है, और फिर हाई कोर्ट है आपका, और फिर ये डिस्ट्रिक्ट कोर्ट। तो आपके पास एकीकृत न्यायपालिका, सुप्रीम कोर्ट ने जो कह दिया वो इसे भी मानना पड़ेगा, इसे ही मानना पड़ेगा। तो अगर सुप्रीम कोर्ट से जो निर्णय पास हो गया तो सब पर मान्य होगा। फिर आपके पास अखिल भारतीय सेवाएं हैं, यानी कि 3 अखिल भारतीय सेवाएं हैं, IAS, IPS और IFS। इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस, जिसे भारतीय प्रशासनिक सेवा बोला जाता है, इंडियन पुलिस सर्विस IPS, और इंडियन फॉरेस्ट सर्विस IFS। ये अखिल भारतीय सेवाएं, इनका चुनाव कौन करता है? सेंट्रल गवर्नमेंट। प्रतियोगिता परीक्षा होती है इनके, UPSC कंडक्ट कराता है, और आपके पास ट्रेनिंग किसके द्वारा दी जाती है? सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा। और ये कार्य कहाँ करती हैं? राज्यों में काम। तो ये केंद्र सरकार का एक प्रकार से ये आरोप लगता है, राज्य सरकार आरोप लगाती है कि अखिल भारतीय सेवाएं एक प्रकार से राज्यों पर नियंत्रण करने का टूल है। आपातकालीन प्रावधान, राष्ट्रीय आपात की स्थिति, आर्टिकल 352। राष्ट्रीय आपातकाल के समय क्या होता है? पावर जो है स्टेट की केंद्र के हाथ में,
है और केंद्र जो स्टेट के निर्देशों के अनुसार कार्य करता है। आर्टिकल 356 ये राज्यों में जो संवैधानिक तंत्र के विफल हो जाने पर लगाया जाता है राष्ट्रपति शासन, आर्टिकल 356। और जब किसी राज्य में राष्ट्रपति शासन लगता है, वहाँ की जो स्टेट सरकार है वो बर्खास्त हो जाती है। राष्ट्रपति अपने प्रतिनिधि के माध्यम से वहाँ शासन व्यवस्था। और एक तीसरा जो आपके पास आपातकाल से संबंधित है, आर्टिकल 360, ये वित्तीय आपातकाल को बताता है जो भारत में अभी तक लगा नहीं, ठीक है नहीं। और इस जब वित्तीय आपातकाल अगर लगेगा तो बड़े बड़े जो अधिकारी हैं, यहाँ तक न्यायाधीश, उनके वेतनों में सरकार कमी कर सकती है, ठीक है नहीं। तो ये विशेषताएं थी। आया भाई समझ में ये यहाँ तक आपको? थोड़ा ऐसा तो नहीं हो रहा जल्दी जल्दी पढ़ा रहा हूँ मैं? नहीं, थोड़ा ज़्यादा जल्दी जल्दी लग रहा है क्या? काफ़ी है, अभी देखते हैं, ठीक है नहीं। और दोस्तों एक बार मैं आपको और बता दूं, ये ओनली आईएएस जो एक चैनल है उनके नोट्स हैं, मुझे अच्छे लगे इसलिए मैंने सोचा कि आपको इनके माध्यम से रिवीजन करा दिया जाए, ठीक है। इसमें कोई भी छिपाने वाली बात नहीं है। देखो, अगर हम शासन की संघीय व्यवस्था की बात करें तो भारत में आपके पास अमेरिका की तरह अध्यक्ष प्रणाली नहीं है। हमारे यहाँ कैसी प्रणाली है? संसदीय प्रणाली। ब्रिटिश संसदीय प्रणाली को अपनाया। उसके बाद आपके पास ब्रिटेन में जो संसदीय प्रणाली होती है, वहाँ पर तो राजा वंशानुगत होता है, ये मैं आपको बता चुका हूँ। लेकिन भारत में ऐसा नहीं। और जहाँ पर आपके पास जो राज्य का प्रमुख वंशानुगत होता है उसे कहते हैं राजतंत्र। लेकिन भारत में जो राष्ट्रपति है वो जनता के द्वारा अप्रत्यक्ष रूप से चुना जाता है। तो जहाँ पर राज्य का प्रमुख जनता के द्वारा चुना जाता है, वहाँ होता है गणतंत्र या गणराज्य। तो अगर आपसे कोई पूछे राजतंत्र और गणतंत्र में अंतर है तो आप आराम से बता दो, ठीक है। उसके बाद जैसे ब्रिटेन का संविधान जो है वो एकात्मक है। एकात्मक का मतलब वहाँ पर आपके पास केंद्र जो है वो पावरफुल है, सरकार पावरफुल है। लेकिन हमारे यहाँ कॉन्स्टिट्यूशन है, हमारे यहाँ संविधान जो है वो संघीय है। ब्रिटेन में लिखित संविधान नहीं है, इसलिए वहाँ पर कोई चीज़ लिखित है ही नहीं। मतलब संसद जो नियम बनाती है, जो आपके पास नियम बनाए जाते हैं संसद के द्वारा, वही कानून होते हैं और उन्हीं के हिसाब से प्रशासन व्यवस्था चलती है। कोई लिखित नहीं है कि वो कहाँ से वो आपके पास उन नियमों की समीक्षा होगी, नियम सही हैं कि गलत हैं, ऐसी कोई लिखित व्यवस्था नहीं है। भारत में चूँकि लिखित व्यवस्था है, हमारे संघीय संविधान है, राज्य के अपने अलग विषय हैं, उन पर कानून बनाने की फुल पावर राज्य को दी गई है और केंद्र सरकार के अपने अलग विषय हैं और एक संवर्ती सूची का प्रावधान है जिसमें केंद्र और राज्य दोनों उन विषयों पर कानून बना सकते हैं। भारत की संसद संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न नहीं है, यानी कि हम ब्रिटेन में क्या है, संसद संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न है, यानी संसद ने जो कानून बना दिया उसकी न्यायिक समीक्षा नहीं हो सकती। हमारे यहाँ ऐसा नहीं है। हमारे यहाँ संसद के द्वारा बनाए गए कानून की न्यायिक समीक्षा यानी जुडिशियल रिव्यू किया जा सकता है। इसलिए हमारे यहाँ जो संसद है वो संप्रभुत्व संपन्न नहीं है पूर्ण रूप से, जबकि ब्रिटेन में पूर्ण रूप से वहाँ के कानून, संसद के द्वारा बनाए गए कानूनों की न्यायिक समीक्षा नहीं की जा सकती या न्यायिक पुनरीक्षण नहीं किया जा सकता। लेकिन हमारे यहाँ व्यवस्था है, इसलिए हमारे संसद संप्रभुत्व संपन्न। शासन की संसदीय व्यवस्था की विशेषताएं और क्या क्या है? एक विशेषता ये भी होती है कि राष्ट्रपति जो होता है, राज्य का जो प्रमुख होता है, वो नामात्र की कार्यपालिका होती है, नामात्र का प्रमुख होता है। यानी कि जैसे हमारे यहाँ राष्ट्रपति नामात्र का प्रमुख है और राष्ट्रपति की जो वास्तविक शक्ति हैं उनका उपभोग कौन करता है? प्रधानमंत्री। प्रधानमंत्री ही मंत्रिमंडल का वास्तविक कार्यपालिका होती है नहीं। और हमारे यहाँ जितने भी कानून बनते हैं सब राष्ट्रपति के नाम से, जितने भी समझौते होते हैं विदेशों के साथ सब राष्ट्रपति, लेकिन वास्तविक शक्ति प्रधानमंत्री। तो ये भी संघीय व्यवस्था की, संघीय जो व्यवस्था है उसकी विशेष एक
मत पार्टी का शासन होता है, यानी जिस पार्टी के सबसे ज़्यादा सदस्य होते हैं उसकी सरकार में, ठीक है नहीं। प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री के नेतृत्व में सरकार का गठन होता है। विधायिका में जो मंत्रियों की सदस्यता है वो लोकसभा का विघटन, सदस्यता निचले सदन का विघटन, मतलब विधायिका में जो मंत्री हैं उनकी जो सदस्यता का प्रावधान है, ठीक है नहीं, और लोकसभा का जो विघटन है, ये सारी विशेषताएं जो हैं किससे संबंधित हैं, शासन की संघीय व्यवस्था से, संसदीय व्यवस्था से। कि अगर कोई भी सरकार, पहली विशेषता क्या है कि जो राज्य का प्रमुख होगा वो मात्र की कार्यपालिका, वास्तविक शक्ति किसके हाथ में होगी, प्रधानमंत्री और मंत्रिमंडल, है नहीं, यही वास्तविक कार्यपालिका। तीसरी, बहुमत वाली पार्टी का शासन होगा, ये संसदीय व्यवस्था की विशेषता है कि जिसके सबसे ज़्यादा सदस्य जीतेंगे वही पार्टी शासन करेगी। प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री के नेतृत्व में सरकार बनती है, और विधायिका में जो मंत्रियों की सदस्यता का जो प्रावधान है, और लोकसभा के जो विघटन की बात है, यानी कि अगर लोकसभा में किसी पार्टी को पूर्ण बहुमत नहीं मिलता है, या लोकसभा में जो प्रधानमंत्री है वो राष्ट्रपति से विघटन करने के लिए कहता है, ये जो लोकसभा का विघटन है ये भी संसदीय प्रणाली की विशेषता है। तो यही अगर आप पीसीएस की दृष्टि से देखोगे तो अलग अलग हो गए, निम्नलिखित में से कौन संसदीय प्रणाली की विशेषताएं हैं तो अलग बता दोगे। अगर इसी क्वेश्चन को मैं आईएएस के लिए बनाऊं तो मैं लिख दूंगा कि निम्नलिखित पर विचार कीजिए, पांचों विशेषताएं लिख दी, एक आध विशेषता कहीं और से डाल दी अध्यक्षीय प्रणाली से, और फिर लिख दिया कि उपरोक्त में से कौन सी विशेषताएं संसदीय व्यवस्था के अंतर्गत शामिल है। तो ये आईएएस का क्वेश्चन, तो ज़्यादा अंतर नहीं है। आईएएस में बस थोड़ा सा सोचना अलग तरीके से, पीसीएस में अलग तरीके से, ठीक है। संसदीय संप्रभुता और न्यायिक सर्वोच्चता में समन्वय। हमारे यहाँ क्योंकि संघीय व्यवस्था है तो हमारे संसद संप्रभु नहीं है पूर्ण, उस पर एक जो है कैप लगा हुआ है न्यायिक पुनरीक्षण का, यानी जुडिशियल रिव्यू का कैप लगा हुआ, कि हमारे यहाँ संसद को संविधान के मैक्सिमम पार्ट में परिवर्तन करने की पावर है, लेकिन मूल ढांचे में जो विषय हैं उसमें संसद जो है किसी प्रकार का परिवर्तन नहीं कर सकती, और हमारे संसद द्वारा बनाए गए कानून का जुडिशियल रिव्यू हो सकता है। इसलिए हमारे यहाँ संसद पावर पूर्ण रूप से पावरफुल नहीं है, बल्कि हमारे यहाँ न्यायपालिका और संसद में कैसा है, समन्वय है। हमारे यहाँ बैलेंस ऑफ पावर का सिस्टम है, तीन स्तंभ में आपके पास, एक साइड है न्यायपालिका, एक साइड है व्यवस्थापिका जिसे संसद कहते हैं, एक साइड है कार्यपालिका। हमारे यहाँ जो पावर का क्या है आपके पास, संतुलन की व्यवस्था है। तीन पावर के तीन पार्ट हैं, एक पार्ट है व्यवस्थापिका या विधायिका, एक पार्ट है कार्यपालिका, और एक पार्ट है न्यायपालिका। तो आपके पास सेपरेशन ऑफ पावर क्या होता है, या बैलेंस ऑफ पावर का हमारे यहाँ कंसेप्ट है कि न्यायपालिका पर कंट्रोल कौन करता है, ये जो न्यायपालिका है इस पर कंट्रोल करता है ये, ठीक है नहीं, मतलब कार्यपालिका को कंट्रोल, सॉरी, विधायिका जो शक्ति का संतुलन होता है, सकते हैं हम, शक्ति का संतुलन। देखो कार्यपालिका, ये कार्यपालिका है, कार्यपालिका पर आपके पास किसके द्वारा कंट्रोल होती है, विधायिका के द्वारा, यानी कि कार्यपालिका को जो जवाब दे आपके पास कराती है संसद। उसके बाद संसद को कौन कंट्रोल करती है, विधायिका को कंट्रोल करती है न्यायपालिका, यानी विधायिका द्वारा जो बने हुए कानून हैं उनकी न्यायिक समीक्षा किसके द्वारा की जा सकती है, न्यायपालिका। और न्यायपालिका को कंट्रोल करने का काम करती हैं ये दोनों, विधायिका और कार्यपालिका, क्योंकि संसद को
न्यायपालिका का से संबंधित विभिन्न बहुत सारे कानून बनाने का अधिकार। जजों की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है आपके पास? कार्यपालिका की। तो न्यायपालिका को कंट्रोल कौन करती है? कार्यपालिका। जज की, न्यायपालिका में जो जज है उनकी नियुक्ति कौन करता है? कार्यपालिका। यानी कि फाइल जो जज हैं, वैसे तो कोलेजियम व्यवस्था हमारे यहाँ न्यायाधीशों को चुनने की, लेकिन जो नाम जाते हैं आपके पास कोलेजियम व्यवस्था द्वारा, उन पर जो निर्णय लेने का जो अधिकार है वो कार्यपालिका। कार्यपालिका में कौन कौन शामिल होते हैं? राष्ट्रपति शामिल होता है और प्रधानमंत्री और मंत्रिमंडल। ठीक है नहीं? तो हमारे यहाँ इस टाइप से शक्ति का संतुलन। जो विधायिका है जिसे हम संसद कहते हैं, तो संसद किस पर कंट्रोल करती है? कार्यपालिका पर। कार्यपालिका में कौन है? प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति और उनका मंत्रिमंडल। न्यायपालिका किस पर कंट्रोल करती है? कार्य आपके पास विधायिका पर। विधायिका इसे कंट्रोल कर रही है, विधायिका को न्यायपालिका कंट्रोल कर रही है। कैसे? संसद के द्वारा जो बने हुए कानून उनकी समीक्षा करने का अधिकार न्यायपालिका। और न्यायपालिका को कौन कंट्रोल करता है? कार्यपालिका। क्योंकि न्यायपालिका में जो न्यायाधीश है उनकी नियुक्ति कार्यपालिका। तो हमारे यहाँ शक्ति संतुलन का सिद्धांत है। हमारे यहाँ ऐसा नहीं है कि संसद सर्वोच्च है या न्यायपालिका सर्वोच्च है या कार्यपालिका। हमारे यहाँ ऐसा नहीं है। जबकि ब्रिटेन में क्या है? ब्रिटेन में आपके पास व्यवस्थापिका या संसद सर्वोच्च है। उन्होंने जो कानून बनाया उसकी न्यायिक समीक्षा नहीं की जा सकती। जबकि हमारे यहाँ आपके पास भले ही हमने सिद्धांत जो है संसदीय सर्वोच्चता संप्रभुता का ब्रिटेन से लिया, लेकिन हमने न्यायिक सर्वोच्चता का भी सिद्धांत किससे लिया? अमेरिका से। तो हमारे संसद जो है पावरफुल तो है, लेकिन न्यायपालिका भी पावरफुल, जो विधायिका पे कंट्रोल करने का काम करता है। जबकि ब्रिटेन में क्या है? संसद सर्वोच्च, उसके द्वारा जो भी कोई कानून अगर बना हुआ है उसे न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकती। जबकि हमारे यहाँ क्या है? हमारे यहाँ अगर संसद कोई कानून बना हुआ है तो उसे न्यायालय में चुनौती दी जा सकती। अमेरिका की तरह हमने जो न्यायपालिका की सर्वोच्चता का सिद्धांत है वो किससे लिया? अमेरिका से। तो अमेरिका की तरह हमारे यहाँ न्यायालय को ये अधिकार है कि वो संसद के कानून की समीक्षा कर सकता है, और भारतीय संविधान का रक्षक और अभिभावक होना हमारे यहाँ न्यायालय। अगर न्यायालय का मतलब है सुप्रीम कोर्ट से, ठीक है नहीं? तो हमारे यहाँ संसद और उच्चतम न्यायालय दोनों अपने आप में क्या है? सर्वोच्च, अपने अपने क्षेत्रों। अगर ये क्वेश्चन आता है भारत में कि भारत में भारतीय संविधान का संरक्षक कौन है या भारतीय संविधान का अभिभावक कौन, तो क्या आएगा? सुप्रीम कोर्ट या न्यायालय। ऐसे करके पीसीएस में क्वेश्चन समझ में आया ये आपके? ये शक्ति का संतुलन का सिद्धांत समझ में आया? ये सही लग रहा है आपके पास उनसे रिकॉर्डेड वीडियो से? अब फिर एक अगला जो विशेषता आती है हमारे यहाँ, जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसकी विशेषता हमारे यहाँ आती है। देख लो, इतनी तो विशेषता हमारे संविधान की है। एक विशेषता आती है एकीकृत और स्वतंत्र न्यायपालिका, जो अभी मैंने आपको बताई है। हमारे यहाँ जो न्यायालय जो सर्वोच्चता का सिद्धांत है हमने अमेरिका से लिया। जो मैं बोल रहा हूँ इसी वीडियो को आप बार बार सुन लोगे तो ऑटोमेटिक चीज़ें याद हो जाएंगी। तो हमारे क्वेश्चन यहाँ यहीं से क्वेश्चन आएंगे और आप आराम से कर लोगे। सिंपल क्वेश्चन आते हैं, ज़्यादा हार्ड नहीं आते। तो सर्वोच्च न्यायालय हमारे यहाँ जो व्यवस्था है, सर्वोच्च न्यायालय वो एकीकृत न्यायपाल जो न्याय प्रणाली है उसके शीर्ष पर, जैसे मैंने बताया था, ये एकीकृत व्यवस्था है। सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट और ये डिस्ट्रिक्ट कोर्ट। तो अगर क्वेश्चन बन जाता है कि भारत में न्याय प्रणाली किस प्रकार संगठित है, तो नंबर फर्स्ट आपके पास विकेंद्रीकृत न्यायपालिका, एकीकृत न्यायपालिका, ठीक है नहीं? एक और डाल देगा और चौथा डाल देगा उपरोक्त में से कोई नहीं। तो हमारे यहाँ कैसा सिद्धांत है? एकीकृत न्यायपालिका। और हमारे यहाँ एकीकृत न्यायपालिका में सर्वोच्च स्थान पर कौन है? सुप्रीम कोर्ट।
ये याद रखने, ये पीसीएससी क्वेश्चन है या अन्य वनडे एग्जाम में क्वेश्चन जो मैं बोल रहा हूँ। राज्य स्तर पर आपके पास कौन है, अब ये ध्यान कर लेना, अगर पूछा जाए कि भारत में एकीकृत न्यायपालिका के शीर्ष पर कौन सा कोर्ट आता है, सुप्रीम कोर्ट। राज्य में न्यायपालिका के शीर्ष पर कौन है, हाई कोर्ट। और उससे नीचे कौन न्यायालय जो है वो क्या कहलाते हैं, अधीनस्थ न्यायालय, निचली अदालत, जिसमें जिला अदालत होती है, ठीक है नहीं। सर्वोच्च न्यायालय जो है वो क्या है, संविधान का संरक्षक है और संविधान का अभिभावक है। अगर व्यक्ति के मौलिक अधिकारों का हनन होता है तो व्यक्ति कहाँ जा सकता है, सुप्रीम कोर्ट, डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट जा सकता है। और सुप्रीम कोर्ट को ये बिल्कुल भी अधिकार नहीं है कि अगर कोई न्याय व्यक्ति वहाँ जाकर ये रिट जारी करता है या ये लगाता है एप्लीकेशन कि माय लॉर्ड मेरे मूल अधिकारों का हनन हुआ है, तो सुप्रीम कोर्ट को वो याचिका सुननी ही होगी। जबकि हाई कोर्ट के मामले में ऐसा नहीं है। हाई कोर्ट में अगर आप जाते हो मूल अधिकारों के हनन को लेकर, तो हाई कोर्ट का जो रिट जारी करने के आपके पास अधिकार क्षेत्र बढ़ा है सुप्रीम कोर्ट से, और हाई कोर्ट जो है शुरुआती स्तर में रिट जो जारी करने से मना कर सकते, लेकिन ऐसा नहीं है सुप्रीम कोर्ट में, ऐसा नहीं है। सुप्रीम कोर्ट संविधान का अभिभावक है, सुप्रीम कोर्ट संविधान का रक्षक है, सुप्रीम कोर्ट जो है वो शीर्ष अदालत है, वो डायरेक्ट एक्शन लेगा, वो याचिकाकर्ता को ठुकरा नहीं सकता, जबकि हाई कोर्ट मना कर सकता। ये दोनों में डिफरेंस भी है। भारत का जो संविधान है उसमें एकात्मक और संघात्मक दोनों प्रकार की व्यवस्था है। ज़्यादातर मामलों में भारतीय संविधान संघात्मक है, लेकिन जब कभी आपातकालीन स्थिति आती है या कुछ ऐसे प्रावधान हैं यहाँ पर भारतीय संविधान जो है वो पूर्ण रूप से एकात्मक होता है, आर्टिकल 352 या अन्य और कुछ प्रावधान है कॉन्स्टिट्यूशन। भारत में जो केंद्रीय शासन और इकाइयों के बीच आपसी संबंध होता है, केंद्रीय शासन और इकाई, उसी के अनुसार एकात्मक या संघात्मक सरकारों का निर्माण होता है। यानी कि भारत में जो केंद्रीय शासन है और वहाँ जो इकाइयाँ उनमें जो संबंध होगा उसी के अनुसार भारत में एकात्मक या संघात्मक सरकारों का निर्माण, मतलब वो एकात्मक सरकार और संघीय सरकार की व्यवस्था के बारे में है नहीं। हमारे यहाँ क्या है, शासन को सुविधा के लिए अब तो त्रिस्तरीय हमारे यहाँ व्यवस्था है कि सेंटर पर केंद्र सरकार है, स्टेट में राज्य सरकार है, और ग्रामीण स्तर पर जो है वो ग्राम मतलब गांव के विकास के लिए प्रधान होता है नहीं। तो हमारे शासन की त्रिस्तरीय व्यवस्था। एकात्मक सरकार क्या होती है, एकात्मक सरकार वो होती है जहाँ पर शासन की जो ज़्यादातर पावर है वो केंद्र सरकार, यहाँ पर शासन की ज़्यादातर पावर केंद्र सरकार के हाथ में होगी, वहाँ एकात्मक व्यवस्था है, ठीक है नहीं, जिसमें संपूर्ण देश के लिए एक न्याय कार्यपालिका होगी और पूरे देश के लिए एक ही विधान पालिका होगी और एक ही न्यायपालिका। तो अगर किसी देश में केवल एक ही संसद है पूरे देश के लिए, एक ही आपके पास विधान पालिका है और एक ही न्यायपालिका, यानी कि पूरे देश के लिए एक ही संसद है, एक ही सरकार है और एक ही न्यायपालिका है, तो हम ये कहेंगे वहाँ पर शासन की संघीय व्यवस्था नहीं है बल्कि एकात्मक व्यवस्था। एकात्मक व्यवस्था में जो केंद्र सरकार होती है पावरफुल। आया समझ में। उसके बाद एकात्मक सरकार के समानांतर जो दूसरी व्यवस्था है जिसे हम कहते हैं संघीय सरकार। यहाँ क्या होगा, यहाँ सत्ता का विकेंद्रीकरण होता है। यहाँ पर क्या होता है, जो केंद्र होता है वो राज्यों का संघ होता है, ठीक है नहीं। तो भारतीय संविधान में भी भारत राज्यों का संघ है, यानी कि हमारे यहाँ संघीय व्यवस्था है, और हमारे यहाँ शासन की त्रिस्तरीय व्यवस्था है। हमारे यहाँ केंद्र में केंद्र सरकार है, राज्य में राज्य सरकार है, और निचले स्तर पर जो है वो पंचायती व्यवस्था है।
और उसके हमारे यहाँ केंद्र में तो केंद्र सरकार है, उसके चारों ओर क्या है, राज्य सरकार, इसलिए भारत जो है वो संघ है, इसलिए हमारे यहाँ संघ है। और एक संविधान की अगली विशेषता ये है कि हमारे यहाँ मौलिक अधिकार, संविधान में प्रत्येक नागरिक को अपने गरिमापूर्ण जीवन जीने के लिए, अपने विकास के लिए मौलिक अधिकार दिए गए। जो संविधान का जो भाग 3 है उसमें आर्टिकल 12 से लेकर 35 तक है। 6 मूल मौलिक अधिकार हैं, जिसमें अनुच्छेद 14 से लेकर 18 तक समानता का अधिकार है। कई बार क्वेश्चन पूछा गया है कि भारतीय संविधान में समानता का अधिकार किस आर्टिकल से किस आर्टिकल, 14 से लेकर 18। स्वतंत्रता का अधिकार जो है 19 से लेकर 22। शोषण के विरुद्ध अधिकार 23-24। धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार 25 से 28। संस्कृति और शिक्षा संबंधी अधिकार 29-30। और संवैधानिक उपचारों का अधिकार सबसे लास्ट ये आपके पास आता है 32। तो ये कई बार पूछा जाता है कि भारत में धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार किस किस किन आर्टिकल के तहत है, तो 25 से 28। शोषण के विरुद्ध अधिकार आर्टिकल 23 और 24। और संस्कृति और शिक्षा संबंधी का अधिकार आर्टिकल 29-30। जब भारत में किसी व्यक्ति को पढ़ेंगे, हम इन्हें आगे अच्छे से डीपली पढ़ेंगे मूल अधिकार वाले चैप्टर। कोई भी आपके पास अल्पसंख्यक संस्था है वो अपनी इच्छा का अल्पसंख्यक संस्थान बना सकती है। ये अधिकार आपके पास आर्टिकल 29 और 30 में है। अल्पसंख्यकों के हितों का संरक्षण कहाँ होता है, आर्टिकल 29 में, याद रख लेना चाहिए। और जब हम मूल अधिकार पढ़ेंगे तो सारी चीज़ें वहाँ आएंगी। उसके बाद अगर हम बात करें, चैप्टर ही काफ़ी लंबा होता है। नागरिकों के जो मौलिक अधिकारों का अगर उल्लंघन होता है तो आर्टिकल जो 32 है संवैधानिक उपचारों का अधिकार, इसके तहत वो कोर्ट जा सकता है, सुप्रीम कोर्ट सीधा, ठीक है नहीं, और हाई कोर्ट भी जा सकता है, सुप्रीम कोर्ट भी जा सकता है। लेकिन अंतर यही है कि हाई कोर्ट में अगर कोई व्यक्ति जाता है तो हाई कोर्ट एक बार उसे मना कर सकती है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट मना नहीं करेगी, ठीक है, रिट जारी करने से। सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय क्या है, मूल अधिकारों का अगर उल्लंघन होता है या उन्हें लागू कराने के लिए रिट जारी करते हैं। रिट क्या होती है, विशेष आदेश होता है। 5 प्रकार की रिट होती है। जो पहली रिट होती है बंदी प्रत्यक्षीकरण, दूसरी परमादेश, इन्हें हम अच्छे से पढ़ेंगे मूल अधिकारों, निषेध आदेश, अधिकार परीक्षा और उत्प्रेषण। देखो मैं सारी चीज़ें आपको यहाँ एक्सप्लेन इसलिए नहीं कर रहा कि अगर सारी चीज़ें यहाँ एक्सप्लेन करूँगा तो फिर हम जब वहाँ पर पढ़ेंगे तो वो ओवरलैपिंग भी हो। इतना बस आप ये याद रखो कि मूल अधिकारों के उल्लंघन में हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट 5 प्रकार की रिट जारी। बंदी प्रत्यक्षीकरण अच्छे से पढ़ेंगे इसे, हैविस कॉर्पस से, यानी कि आपको बंदी बनाया गया अगर पुलिस के द्वारा तो आपके मूल अधिकार का उल्लंघन हुआ, आप जा सकते हैं। परमादेश यानी कोर्ट आदेश देता है कि आप किस उद्देश्य के लिए हो, आपके कोई अगर कोई सरकारी अधिकारी आपका कहना नहीं मानते या अपने अधिकार का, अपने कार्यों का निर्वहन नहीं करता तो कोर्ट उसे आदेश दे सकती है, ठीक है नहीं। ये आपके पास प्रोहिबिशन प्रतिषेध, कोर्ट जो है निचली कोर्टों के जो आपके पास प्रक्रिया है उन पर रोक लगा सकती है। उत्प्रेषण, कोर्ट जो है निचली अदालतों के जो आदेश दिए हैं उन पर रोक लगा सकती है। अधिकार परीक्षा वारंटो, अगर कोई आपके पास प्रशासनिक अधिकारी किसी पद पर आपके पास जबरदस्ती बैठा हुआ है, कोर्ट उससे पूछ सकती है आप किस अधिकार क्षेत्र से इस पद पर काबिज हो। ये 5 रिट हैं। अगर मूल अधिकारों का उल्लंघन होता है तो कोई व्यक्ति हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट जा सकता है, केवल हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट, और हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट ये रिट जारी करते हैं। अंतर वही है कि सुप्रीम कोर्ट में अगर आप जाओगे तो सुप्रीम कोर्ट 100% रिट जारी करेगा, मना नहीं कर सकता, कि हाई कोर्ट मना कर सकता। और सुप्रीम कोर्ट के जो रिट जारी करने के अधिकार क्षेत्र है वो हाई कोर्ट से कम है। हाई कोर्ट
इन 5 रिटों के अलावा अन्य मामलों में भी आदेश जारी कर सकते। उसके बाद अगली विशेषता आती है राज्य के नीति निर्देशक तत्व। हमारे संविधान में एक नीति निर्देशक तत्व जो सरकारों के लिए सरकारें जो है उनकी मतलब शासन चलाने के लिए एक आदर्श है, एक दिशा निर्देश है। तो भारतीय संविधान में भाग 4 में रखा गया है। और ये जो नीति निर्देशक तत्व हैं ये सामाजिक आर्थिक लोक स्थापित करने के लिए, ठीक है नहीं, और किसी भी राज्य सरकार का या केंद्र सरकार का शासन कैसा चल रहा है, लोगों के हित में है नहीं है, उन्हें कैसा आंका जाएगा, नीति निर्देशक तत्वों के माध्यम से। कोई भी चुनी हुई सरकार है उससे ये अपेक्षा की जाती है कि राज्य के जो नीति निर्देशक तत्व हैं वो उनके अनुसार सरकार चले। अंतर मूल अधिकार में नीति निर्देशक तत्व में केवल इतना ही है, मूल अधिकारों के उल्लंघन के मामले में आप कोर्ट जा सकते हो, लेकिन नीति निर्देशक तत्व जो है वाद योग्य नहीं है। अगर इनका उल्लंघन होता है तो आप नहीं जा सकते। अंतर इतना ही है नहीं। और न्यायपालिका इन्हें लागू नहीं करा सकती, जबकि मूल अधिकारों को लागू कराना न्यायपालिका का कर्तव्य है। और मिनर्वा मिल्स मामला में सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा था कि जो मूल अधिकार और नीति निर्देशक तत्व हैं वो एक दूसरे से ऊपर नहीं है, बल्कि आपके पास दोनों में कैसा है, संतुलन है। यानी कि मौलिक अधिकार और नीति निर्देशक तत्व दोनों बैलेंस करे हुए हैं। ऐसा नहीं है कि मूल अधिकार नीति निर्देशक तत्व के पर हावी हैं या नीति निर्देशक तत्व मूल अधिकार पर हावी। मिनर्वा मिल्स मामले में कोर्ट ने कहा, सुप्रीम कोर्ट ने, कि दोनों में जो है बैलेंस का सिस्टम है। एक मौलिक कर्तव्य भी हमारे संविधान की विशेषता है। भारतीय संविधान में जो मौलिक कर्तव्य हैं वो शुरुआत में नहीं थे। 1942 में जब संविधान संशोधन हुआ उसमें जो स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश के आधार पर, ठीक है नहीं, सिफारिश के बाद 1946 में आपके पास मौलिक कर्तव्यों को भारतीय संविधान में स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश के आधार पर 1976 में जोड़ा गया था, ठीक है नहीं। और 86वें संविधान संशोधन के द्वारा एक और मौलिक कर्तव्य जोड़ा गया बाद में, 11वां। 42वें संविधान संशोधन जो हुआ था वो 1976 में हुआ था। पहले मैंने बोला था कि 42वें संविधान संशोधन द्वारा मौलिक कर्तव्यों को जोड़ा गया। 42वें संविधान संशोधन ही 1976 और शुरू में 10 मौलिक कर्तव्य जोड़े गए, लेकिन 86वें संविधान संशोधन द्वारा 11वां मौलिक कर्तव्य जोड़ा गया। 6 से 14 वर्ष के बच्चों को जो शिक्षा प्राप्त कराने का जो मौलिक कर्तव्य है वो उसके पेरेंट्स का, 11वां मौलिक कर्तव्य। क्यों? क्योंकि 21 कै के अंतर्गत 6 से 14 वर्ष के बच्चे को निःशुल्क शिक्षा का अनिवार्य अधिकार दे दिया गया। उसी संदर्भ में फिर ये 11वां मौलिक कर्तव्य डाला गया। जैसे नीति निर्देशक तत्व वाद योग्य नहीं है, वैसे ही मौलिक कर्तव्य वाद योग्य नहीं है। न्यायपालिका इन्हें लागू नहीं करा सकती। ये सारे क्वेश्चन पीसीएस में ऐसे ही पूछते सीधे सीधे जो मैं आपको पढ़ा रहा हूँ। अगर ये आप कहानी टाइप भी सुन लोगे ना, मैंने जो ये वीडियो पढ़ाया है, ये मान के चलिए आपके वैसे याद हो जाए। और ये सारे पीसीएस के क्वेश्चन है जो मैं गोल गोल कर, 4 को एक जगह मिला लोगे तो आईएएस बन गया और अलग अलग कर लोगे तो पीसी। भारतीय संविधान की एक विशेषता है धर्मनिरपेक्ष राज्य। तो राज्य का कोई भी धर्म नहीं है, राज्य किसी भी धर्म को मतलब कोई भी भारत का धर्म घोषित नहीं है। राज्य का अपना कोई धर्म नहीं, राज्य जो है सभी धर्मों के प्रति समभाव रखे, सभी धर्मों की उन्नति के लिए कार्य। हमारे यहाँ राज्य का कोई धर्म नहीं है और राज्य जो है सभी धर्मों के प्रति समभाव रखता है और राज्य किसी धर्म का विरोध नहीं करता, बल्कि सभी धर्मों के प्रति उसका उदासीन रवैया है और सभी धर्मों की उन्नति के लिए काम करता है। धार्मिक मामलों में तटस्थ नीति है नहीं। भारत का जो संविधान है 42वें संविधान संशोधन द्वारा प्रस्तावना में केवल एक बार संशोधन हुआ है 42वें संविधान संशोधन द्वारा, और तीन शब्द जोड़ दिए गए हैं धर्मनिरपेक्ष। पहला पंथ निरपेक्ष सत्ता,
सॉरी, पहले मतलब धर्मनिरपेक्षता को जोड़ दिया गया, धर्मनिरपेक्षता को ही पंथ निरपेक्ष, ठीक है नहीं, सॉरी, एक मिनट रुकिए, मतलब शुरू में धर्मनिरपेक्ष था, लेकिन 42वें संविधान संशोधन द्वारा कौन सा शब्द जोड़ दिया गया, पंथ निरपेक्ष। यानी कि भारत में जो राज्य है वो धर्मनिरपेक्ष नहीं है, पंथ निरपेक्ष है। मतलब राज्य का कोई भी धर्म नहीं है, ना ही राज्य किसी धर्म के प्रति किसी प्रकार का दुर्भाव रखेगा, और राज्य जो है सभी धर्मों के प्रति समभाव रखेगा और सभी धर्मों की उन्नति के लिए, ठीक है नहीं, उन्नति के लिए कार्य नहीं करेगा, मतलब उन्नति में सहयोग करेगा। तो हमारे यहाँ राज्य पूर्ण रूप से धर्मनिरपेक्ष नहीं है, बल्कि हमारे राज्य पंथ निरपेक्ष। और ये पंथ निरपेक्ष जो वर्ड है वो कब जोड़ा गया, 42वें संविधान संशोधन द्वारा 1976 में। और एक शब्द और जोड़ दिया गया था, अखंडता, ठीक है नहीं, धर्मनिरपेक्ष की जगह पंथ निरपेक्ष जोड़ा गया और अखंडता शब्द को। इस पंथ निरपेक्ष का मतलब क्या है कि संविधान किसी भी पंथ, जाति, संप्रदाय के आधार पर कोई किसी प्रकार का भेदभाव नहीं, राज्य की नज़रों में सभी धर्म समान है। एक संविधान की विशेषता यह है कि हमारे यहाँ वयस्क मताधिकार, यानी कि 61वें संविधान संशोधन द्वारा भारत में वयस्क मताधिकार दिया गया, यानी कि 18 साल जो मताधिकार की आयु थी उसे 21 साल से घटाकर 18 वर्ष कर दिया। यही क्वेश्चन बन जाता है, भारतीय संविधान में इस संविधान संशोधन द्वारा मतदान की आयु 21 वर्ष से घटाकर कर दी। 61वें संविधान, भारत में एकल नागरिकता है, आप चाहे भारत के किसी भी कोने में रहो, आप भारत, जबकि अमेरिका में क्या है, स्टेट की नागरिकता अलग होती है और अमेरिका की। स्वतंत्र निकाय, हमारे यहाँ बहुत सारी संस्थाएं ऐसी हैं जो अपने आप में इंडिपेंडेंट है, यानी जो लोकतांत्रिक प्रणाली को मजबूत करती है। इनमें चुनाव आयोग है, हमारा नियंत्रक और महालेखा परीक्षा का कैग जो सरकार के खर्चों पर निगरानी रखता है, संघ लोक सेवा आयोग जो अखिल भारतीय सेवाओं की भर्ती, राज्य लोक सेवा आयोग, ये स्वतंत्र निकाय है हमारे यहाँ, ये भी विशेषता है हमारे। एक कॉन्स्टिट्यूशन की विशेषता ये है कि आपातकालीन प्रावधान, भारत में आपातकाल की स्थिति 352 के तहत आ सकती है, और ये जो आपातकाल लगेगा वो युद्ध, बाह्य युद्ध, देखिए युद्ध या आक्रमण, बाह्य आक्रमण क्या, और दूसरा प्रावधान है सशस्त्र विद्रोह। इन दो परिस्थितियों में ये राष्ट्रीय आपातकाल लगेगा, और जब राष्ट्रीय आपातकाल लगता है तो भारत का जो प्रशासनिक व्यवस्था है वो एकात्मक हो जाती है, मतलब राज्य सरकारें भंग नहीं होती, बल्कि राज्य सरकारें केंद्र के निर्देश में काम, जबकि राष्ट्रपति शासन में राज्य सरकार बर्खास्त हो जाती है, ठीक है नहीं। वित्तीय आपातकाल में बहुत सारे जो सैलरी वगैरह अधिकारियों की उनमें कटौती की जाती है, ठीक है। इन प्रकार की ये आपातकालीन व्यवस्था भी, मतलब आपातकाल में क्या होता है, पूरा देश की जो शासन व्यवस्था है वो केंद्र सरकार के अधीन हो जाती है। एक तीसरी एक व्यवस्था ये हमारे त्रिस्तरीय सरकार है, यानी कि आपके पास केंद्र में केंद्र सरकार है, राज्य में राज्य सरकार है, और 73वें और 74वें संविधान संशोधन द्वारा 1992 में जो आपके पास व्यवस्था है त्रिस्तरीय सरकार की वो शामिल कर दी, यानी गांव के स्तर पर, ठीक है नहीं। तो किसी भी संविधान में ऐसी व्यवस्था नहीं है, लेकिन भारत में त्रिस्तरीय सरकार की व्यवस्था है, ठीक है। हमारे यहाँ जो 73वें संविधान संशोधन द्वारा 1992 में भारत में जो एक संविधान का भाग 9 है उसमें एक अनुसूची 11 है, ये जोड़ दी गई, पंचायतों को मान्यता देती। तो अब यहीं से क्वेश्चन बन जाता है कि पंचायतों का गठन किस भाग में है संविधान के, 11 है, वो 9 में, इस अनुसूची में है 11 में। कौन से संविधान संशोधन द्वारा पंचायतों को मान्यता मिली, 73वें संविधान संशोधन, कब मिली, 1992 में। 4 क्वेश्चन बन गए PCS या वनडे एग्जाम।
जब तुम पढ़ते हुए ऐसे सोचने लगोगे तो ये मान के चलिए आप पीसीएस के क्वेश्चन निकालने सीख। ऐसी 74वां संविधान संशोधन किससे संबंधित है? नगर पालिकाओं के प्रशासन। कब? 1992 में। कौन संविधान के किस भाग में है? 9K में। कौन सी अनुसूची में है? 12वीं। कितने विषय हैं? यहाँ 29 विषय हैं, या 18? ये भी याद रख लेना। विषय कितने हैं? ग्राम पंचायत के लिए 29 और यहाँ 18 है। बस 5-5 क्वेश्चन यहाँ से बन गए। अगला स्टेप है विशेषता सरकारी समिति। सरकारी समिति की व्यवस्था 97वें संविधान संशोधन। संविधान के कौन से भाग में? 9K में। कब जोड़ा गया? 2011 में। संवैधानिक दर्जा कब मिला? 97वें संविधान संशोधन द्वारा 2011। कौन से भाग में संविधान के? 9K में। और सहकारी समिति बनाना एक मूल अधिकार भी है, आर्टिकल 19 के तहत संगम बनाने की अधिकार है। और ये राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में भी शामिल है, अनुच्छेद 43K में कि सहकारी समितियां बनाई जा सकती। तो ये तीनों भागों में है। मूल अधिकार में भी यही क्वेश्चन आ सकता है, निम्नलिखित में से कौन सी व्यवस्था संविधान के तीनों भागों में है? तो सहकारी समिति, ठीक है। नहीं, पहले कह देगा पंचायती व्यवस्था, नगर पालिका का प्रशासन, सहकारी समिति, उपरोक्त में से कोई नहीं। सहकारी समिति मूल अधिकार में भी है आर्टिकल 19 में, और राज्य के नीति निर्देश तत्व में भी है 43K में, और संविधान के भाग 9 में भी है, 9K में भी, और मूल अधिकार में भी है, वो नीति निर्देश तत्व में भी है, और तीसरा तो वो है ही आपके पास 9K में। तो ये आपको याद रखना, और ये भी याद रखना किस अनुच्छेद तक, किस अनुच्छेद में? 243 ये है, जैसे 243 ये है। पंचायतों के मामले में भी अनुच्छेद याद, कभी कभी सीधा पूछ लिया। और अंतिम में हम देखेंगे भारत के संविधान में अनुसूची, है नहीं। तो ये अपना चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा अनुसूचियों। जल्दी से देख लेते हैं, काफ़ी बड़ा चैप्टर हमने एक वीडियो में कवर कर लिया। तो भारत में ये सीधे सीधे पूछ लिया था कि भारत में राज्यों के नाम और उनके न्याय क्षेत्र संविधान की किस अनुसूची में है? अनुसूची। भारत में अधिकारियों के वेतन भत्तों का प्रावधान कौन सी अनुसूची में है? दूसरी। भारत में अधिकारियों के शपथ, यानी कि विभिन्न अधिकारियों के लिए शपथ का प्रावधान किस में है? अनुसूची 3 में। याद रख, ऐसा करके सीधे क्वेश्चन पूछा। फिर राज्यसभा और उसके संघीय क्षेत्रों में प्रतिनिधित्व का विवरण कौन सी अनुसूची में है? 4 में। अनुसूचित जाति और जनजाति क्षेत्रों के प्रशासन की बात कौन सी अनुसूची में? 5 में। और असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम, इन 4 स्टेटों के जनजातीय प्रशासन के बारे में कौन सी अनुसूची है? 6। और केंद्र सरकार, राज्य सरकार के विषयों का बंटवारा कौन सी अनुसूची में? 7 में। व्यक्तियों का बंटवारा, संसूची, राज्य सूची, संवर्ती सूची, ठीक है नहीं। और भारतीय भाषाओं, यानी कि 22 आधिकारिक भारतीय भाषाओं का प्रावधान कौन सी अनुसूची में? 8 में। और ऐसे संवैधानिक संशोधन जिनका मतलब आपके पास राज्य द्वारा संपत्ति के अधिग्रहण की विधियों या जमींदारी व्यवस्था के उन्मूलन से संबंधित, या ऐसा कोई भी संविधान संशोधन जिसे न्यायिक पुनरीक्षण से बचाने की कोशिश की गई थी, वो किस अनुसूची में डाला जाता है? 9 में। कब जोड़ी गई थी? पहले संविधान संशोधन द्वारा 1951। लेकिन सुप्रीम कोर्ट वर्तमान में स्थिति है कि इस अनुसूची में डाला गया कोई भी कानून वो न्यायिक समीक्षा के दायरे में है। लेकिन शुरू में प्रावधान ये था कि कोई भी कानून जो 9वीं अनुसूची में डाला जाएगा उसका न्यायालय समीक्षा नहीं कर सकता। लेकिन बात को बहुत सारा आपस में सरकार में और न्यायपालिका में टकराव हुआ, और उसके बाद ये निष्कर्ष निकल कर आया कि न्यायपालिका 9वीं अनुसूची में डाले गए संविधान संशोधन या कानून की न्यायिक समीक्षा कर सकता है। न्यायपालिका द्वारा न्यायिक समीक्षा की जा सकती है। द्वारा न्यायिक समीक्षा, यही क्वेश्चन है, की जा सकती है। 10वीं अनुसूची है दल बदल से संबंधित।
ये जो राजनीतिक पार्टियों में दल बदल होता है उस पर रोक लगाने के लिए कब लाई गई थी? 52वें संविधान संशोधन द्वारा। कब? 1985। ये 3 क्वेश्चन बन गए। कौन सी अनुसूची? 10वीं। इसलिए दल बदल के लिए। कौन सा संविधान संशोधन? 52 में। कब? तो इस टाइप से क्वेश्चन याद करने की, इस टाइप से अनुसूचियाँ याद होती हैं। तुम कह रहे थे ना कि सर अनुसूचियाँ भी हैं, देखो ये अनुसूचियाँ कितनी जल्दी याद हो जाएंगी आपके पास। 11वीं 12वीं भी मैं पढ़ा का है ऊपर, पंचायती राज से संबंधित, 12वीं नगर पालिकाओं के प्रशासन से संबंधित। कितने विषय हैं? 29 विषय पंचायतों। कौन से संविधान संशोधन द्वारा मान्यता मिली? 73वीं। कब मिली? में ये 18 विषय हैं। 74वां संविधान संशोधन है 1992। देखो ये यहाँ तक मैंने सेकंड चैप्टर आपको संविधान की प्रमुख विशेषताएं, इतना बड़ा चैप्टर आपको जल्दी जल्दी मैंने कोशिश करी है कराने की और ये करा दी। अब अपना कल हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे, कल तीसरा चैप्टर प्रस्तावना, ठीक है नहीं? प्रस्तावना को हम कल इस टाइप से अपना रोज का एक वीडियो जाता रहेगा और रोज का अपना ये एक्स्ट्रा काम होता रहेगा। क्लियर हुआ यहाँ तक? ठीक है, मिलेंगे कल नए वीडियो में आपके पास प्रस्तावना के साथ। तब तक के लिए जय हिंद। आप लगातार पढ़ते रहिए। तो मेरी भी कोशिश ये है कि पीसीएस की तैयारी को हम अच्छे से करेंगे, बेहतर तरीके से करेंगे।